नमस्कार साथियों, ओनली में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी। इसकी 6 क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। आज ये 7वीं क्लास है। तो 7वीं क्लास आज हम इसका अध्ययन करेंगे और आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एफ ए हाइक, मिल्टन मिल्टन फ्राइडमैन और रॉबर्ट नॉजिक। आधुनिक समय में नव उदारवाद ने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया। इस विचारधारा ने राज्य की भूमिका को सीमित करने की सिफारिश की है और राज्य की नकारात्मक भूमिका रात्रि प्रहरी राज्य पर बल दिया है। एफ ए हेक, आइजिक वर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक इस विचार के प्रमुख समर्थक हैं। प्रश्न नंबर अगला है 11। अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। यह विश्वास जुड़ा है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, नव उदारवाद के साथ। अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि तथा व्यापक संपन्नता। यह विश्वास नव उदारवाद के साथ जुड़ा हुआ है। नव उदारवाद वास्तव में शास्त्रीय उदारवाद की नकारात्मक उदारवादी धारा को पुनर्स्थापित करता है। यह राज्य के हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। फ्रेडरिक हेक व मिल्टन फ्रीडमैन प्रमुख नव उदारवादी सिद्धांतकार हैं। हेग ने अपनी कृति रोड टू सर्फडम दास्ता के पथ पर में लिखा है कि निर्देशित अर्थव्यवस्था व्यक्तियों के अव्यक्त ज्ञान का उतना उपयोग नहीं कर सकती जितना बाजार अर्थव्यवस्था कर सकती है। इसके अनुसार आर्थिक नियोजन का रास्ता सर्वाधिकारवाद की ओर ले जाता है। मिल्टन फ्रीडमैन ने कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में लिखा है कि पूंजीवाद स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है। पूंजीवाद जिसमें निजी उद्यम को स्वतंत्र विनिमय का पूरा अवसर हो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य है। प्रश्न नंबर अगला है 12। 12 है आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद को एडम स्मिथ ने अपनी कृति वेल्थ ऑफ नेशन के द्वारा स्थापित किया। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन करते हुए इन्होंने तर्क दिया कि यदि बाजार व्यवस्था को कोई हस्तक्षेप ना किया जाए तो उसमें संतुलन की स्वाभाविक प्रवृत्ति दिखाई देगी। इसमें पूंजीपति के लाभ के साथ साथ आम खुशहाली में वृद्धि होगी। इनके अनुसार सरकार के मुख्यतः दो कार्य राज्य की रक्षा और न्याय प्रशासन है। इनके अनुसार जब सरकार समाज के भीतर किसी विशेष श्रेणी या समुदाय को विशेष अधिकार प्रदान करके आर्थिक जीवन के विनियमन का प्रयत्न करती है तब यह न केवल अन्याय और अत्याचार को बढ़ावा देती बल्कि आर्थिक इष्ट सिद्धि में भी बाधा डालती है। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विचारक एडम स्मिथ ने राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का समर्थन किया। एडम स्मिथ ने आर्थिक क्षेत्र में निजी स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार किसी व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप न होने पर मनुष्य में कार्य करने की प्रेरणा अधिक होगी, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अधिक से अधिक संपदा उत्पन्न
करेगा और वह अत्यंत समाज के हित में होगी। स्मिथ के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता वाणिज्य से ही संभव है। अगला प्रश्न है 14। निम्नलिखित में कौन विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक लिस्ट। जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट विकास के परंपरागत सिद्धांत से संबंधित नहीं थे। इन्होंने एडम स्मिथ की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्र की समृद्धि पूंजी पर आधारित नहीं है बल्कि उत्पादक शक्ति की योग्यता के विकास पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उदारवाद ने। उदारवाद के प्रणेता जॉन लॉक ने जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना और कहा कि इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है और इसका अस्तित्व बना हुआ है। लॉक इन अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति के अधिकार को मानता है। प्रश्न नंबर 16 है उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉक। प्रश्न नंबर 17 है ग्रीन के संपत्ति के संदर्भ में विचार छाप रखते हैं। इसका सही जवाब बनेगा उदारवाद का। राज्य के संबंध में ग्रीन के विचार आदर्शवादी होने के पश्चात भी संपत्ति के संबंध में उनके विचार उदारवादी हैं। अन्य उदारवादी विचारकों की भांति ग्रीन भी संपत्ति के अधिकार को व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। व्यक्तिवाद या नकारात्मक उदारवाद के विपरीत वह संपत्ति के अधिकार को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़कर देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है सकारात्मक उदारवाद राज्य को करने के लिए कुछ कार्य सौंपता है। कारण आर है वह संपूर्ण समाज के सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि का दायित्व राजा को सौंपता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ए आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। सकारात्मक उदारवाद राज्य की भूमिका विस्तार चाहता है। राज्य की परंपरागत भूमिका पुलिस राज्य के स्थान पर सामाजिक समस्याओं के मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप सकारात्मक उदारवाद की विशेषता है। ग्रीन, लास्की, आर एच टॉबी, हाबहाउस जैसे विचारक इस धारणा के समर्थक हैं। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि राज्य इन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करे जिनका संबंध सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों से है। व्यक्ति के व्यक्तिवाद मामलों में राज्य का हस्तक्षेप अनुचित है। अतः उपयुक्त प्रश्न का कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। प्रश्न नंबर 19 है सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले उदारवादी विचारक हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल जे पॉपर। सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी कार्ल पॉपर ने प्रस्तुत किया था। कार्ल पॉपर को राजनीतिक चिंतन और व्यवहार के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने के लिए जाना जाता है। अपनी कृति द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के अंतर्गत पॉपर ने विशेष रूप से तीन विचारकों की मान्यताओं पर प्रहार किया। ये तीन विचारक प्लेटो, हेगल व मार्क्स थे।
पापर ने पद्धति वैज्ञानिक व्यक्तिवाद तथा उत्तरोत्तर परिवर्तन का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नांकित में से कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। अधिकारों का प्राप्ति राज्य में ही संभव है। यह मान्यता आदर्शवादियों की है। कांट, हेगल, फिक्टे, ग्रीन, ब्रेडले और बोसांके जैसे आदर्शवादी विचारक राज्य को सर्वोच्च संस्था मानते हैं, मानते हुए मनुष्य के लिए स्वाभाविक और आवश्यक मानते हैं। शेष अन्य विकल्पों में दिए गए तथ्य उदारवाद की मूल मान्यता से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 21 से एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। इसमें से एक लोकतंत्र और दूसरा व्यक्तिवाद है। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा मैक्स वर्न। लोकतंत्र और व्यक्तिवाद को मैक्स वर्न ने उदारवाद में अंतर्निहित दो पृथक तत्वों का मिश्रण कहा। प्रश्न नंबर 22 है, राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है। तो इसका सही जवाब बनेगा उदारवाद के विकास के लिए। राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण व्यक्तिवादियों का है, जिसकी मान्यता है कि राज्य स्वाभाविक या प्राकृतिक संस्था नहीं है। राज्य का निर्माण लोगों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। लोक जैसे विचारकों ने सामाजिक समझौते सिद्धांत देकर उदारवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा बर्जुआ राज्य। प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणी राज्य और सीमित सरकार ये उदारवादी से संबंधित हैं। बर्जुआ राज्य एक मार्क्सवादी धारणा है जो पूंजीपतियों द्वारा स्थापित राज्य को व्यक्त करती है। यह उदारवाद से संबंध नहीं रखता है। प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य व सीमित सरकार आदि सभी उदारवाद की विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 24 है, कौन सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का ही समर्थन करता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत राज्य के यांत्रिक सिद्धांत का समर्थन करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य का निर्माण सब व्यक्तियों ने मिलकर सबके व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से ही किया है। अतः राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य। इसके अनुसार मनुष्य विवेकशील प्राणी है, अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है। राज्य को व्यक्तियों के स्वैच्छिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी आधार पर यह सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की भूमिका का ही समर्थन करता है। प्रश्न नंबर 25 है, उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है। इसका सही जवाब बनेगा वैयक्तिक स्वतंत्रता। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। इसके अनुसार व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध केवल उसके ही अस्तित्व से हो। व्यक्तिवादी विचारकों ने इस स्वतंत्रता का समर्थन किया। मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा कि मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु है। उदारवाद का मूल तत्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अन्य महत्वपूर्ण कथन या तथ्य, उदारवाद की मुख्य
मान्यताएं निम्न हैं। मनुष्य विवेकशील प्राणी है। व्यक्तिगत के हित एवं सामान्य हित में कोई बुनियादी टकराव नहीं है। व्यक्तियों को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं। नागरिक समाज एक कृत्रिम उपकरण है जिसको ध्येय मनुष्यों का हित साधन है। उदारवाद केवल संवैधानिक शासन को ही मान्यता देता है। इसके अनुसार व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध केवल इस आधार पर लगाया जा सकता है कि वह दूसरों को वैसी ही स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए आवश्यक हो। उदारवाद अनुबंधवाद की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। इसके अनुसार सार्वजनिक नीति व्यक्तियों और सामूहिक स्वतंत्रता सौदेबाजी का परिणाम होना चाहिए। इस प्रकार उदारवाद की संपूर्ण अवधारणा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न नंबर 26 है, मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उदारवाद में। प्रश्न नंबर 27 है, उदारवाद का मूल तत्व है? तो इसका सही जवाब बनेगा वैयक्तिक स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नांकित में से कौन उदारवाद का तत्व नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा समाज का समाजवादी ढांचा। बाकी ऑप्शन बी स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था ये उदारवादी की विशेषताएं हैं। उदारवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। समाज का समाजवादी ढांचा मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश जैसे कि भारत में पाया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य को सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि में रखते हुए वैयक्तिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। अगला है प्रश्न 29, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का उदारवादी सिद्धांत है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, उपयोगितावाद। उपयोगितावाद राज्य का उदारवादी सिद्धांत है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल ने राज्य के कार्यों को नकारात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया। ये विचारक व्यक्ति के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख उपयोगितावाद का हृदय वाक्य है। राज्यों का कार्य इस प्रकार होना चाहिए जिसमें अधिकतम लोगों को खुशी प्राप्त हो सके। कथन ए, सकारात्मक उदारवाद राज्य को कुछ कार्य सौंपता है। कथन आर, वह संपूर्ण समाज का सामाजिक कल्याण राज्य को सौंपते हैं। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। सकारात्मक उदारवाद राज्य को ऐसे कार्य सौंपता है जिससे व्यक्ति की सार्वजनिक सिद्धि में सहायता पहुंचे। सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के हाथों में ऐसे कार्य होने चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता में आने वाली बाधाएं दूर हों। सकारात्मक उदारवाद को विकसित करने का श्रेय टी एच ग्रीन एवं बर्नार्ड बोशांके को जाता है। प्रश्न 31 है, सकारात्मक उदारवाद निकटस्थ है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक समाजवाद के। सकारात्मक उदारवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकटस्थ है। लोकतांत्रिक समाजवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है। दोनों ही अवधारणाओं में यह स्वीकार किया जाता है कि राज्य को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को इस ढंग से विनियमित किया जाए कि निर्धन और निर्बल वर्गों को अपेक्षित फायदा
पहुंचाई जा सके। प्रश्न नंबर अगला है 32, व्यक्ति के स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी उदारवाद। उदारवाद में स्वहित की सर्वोत्तम रक्षा होती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य विवेकशील प्राणी है, अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का निर्णायक है। भिन्न भिन्न व्यक्ति अपने हित को ध्यान में रखकर स्वेच्छा और परस्पर सहमति से जो अनुबंध करें, राज्य को उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में राज्य को व्यक्तियों की स्वैच्छिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, उदारवाद किसका हित चाहता है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी धनवानों का। उदारवाद के प्रणेता लॉक ने व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार संपत्ति के अधिकार को माना है। लॉक प्रारंभिक उदारवादी विचारक के रूप में संपत्ति का उत्पादन करने, संरक्षित करने, व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार व्यक्ति को देता है। उदारवाद की इस प्रवृत्ति से धनवानों का हित होता है, क्योंकि लॉक के अनुसार राज्य को व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार में आने वाली बाधाओं को खत्म करना चाहिए। प्रश्न नंबर अगला है 34, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। उदारवाद को लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का मिश्रण कहा जाता है। उदारवाद में व्यक्ति की व्यक्तिगतता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। उदारवाद शासन पद्धति के रूप में लोकतंत्र को स्वीकार करता है, जो संवैधानिक व सीमित सरकार के द्वारा शासन करती है। कोयरनर के अनुसार उदारवाद की शुरुआत और अंत दोनों व्यक्तिक स्वतंत्रता, व्यक्तिक मानवाधिकार एवं व्यक्तिक मानवीय खुशी से होता है। प्रश्न नंबर 35 है, इनमें से आधुनिक उदारवादी राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन। राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन समाजवादी राज्य की विशेषता है। राज्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जनता को मूल अधिकार, एक से अधिक राजनीतिक दल आदि आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक उदारवादी राज्य की विशेषता निम्नलिखित है। एक, वैयक्तिक अस्तित्व को पहचान। नंबर 2, वैयक्तिक तार्किकता में विश्वास। नंबर 3, स्वतंत्रता को प्रमुखता। और 4 है राज्य साधन तथा व्यक्ति साध्य। 5 है संवैधानिक एवं सीमित सरकार। 6 है लोकतंत्र को समर्थन। 7 है सेकुलरिज्म में विश्वास। 8 है बहुलवादी समाज। अगला प्रश्न है आधुनिक उदारवाद का लक्ष्य है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी समाज के सभी वर्गों के हित की रक्षा। आधुनिक उदारवाद अर्थात सकारात्मक उदारवाद का लक्ष्य समाज के सभी वर्गों के हित की रक्षा करना है। आधुनिक उदारवाद राज्य के हस्तक्षेपवादी सिद्धांत का खंडन करते हुए नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालता है। जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, एच.जे. लास्की, आर.एच. टॉनी तथा ए.एल.टी. हॉबहाउस इस धारणा के प्रमुख प्रतिपादक हैं। प्रश्न नंबर 37 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है उदारवाद राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है, और कारण आर है उदारवाद व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल देता है। जिसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए
ए आर दोनों सही हैं और आर और ए की सही व्याख्या आर करता है। उदारवाद राज्य की भूमिका को नकारात्मक ढंग से अभिव्यक्त करता है। इस अवधारणा की यह मान्यता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य की सत्ता परस्पर विरोधी वस्तुएं हैं। राज्य की भूमिका केवल प्रहरी राज्य की है। वह सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करे। हालांकि सकारात्मक उदारवादी नागरिक के कल्याण के लिए राज्य की सक्रियता का समर्थक है, परंतु यहाँ पर राष्ट्र उदारवाद को ही प्रमुखता प्राप्त है। राज्य की इस प्रकार की भूमिका का निहितार्थ है कि व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता है अतः उपयुक्त प्रश्न में कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 38 है, इंग्लैंड में लॉर्ड बेब्रिज प्रतिवेदन जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह था, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी उदार ऑप्शन नंबर डी कल्याणकारी राज्य। दिसंबर 1942 में इंग्लैंड में आधुनिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लॉर्ड विलियम बेब्रिज प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत की। रिपोर्ट के माध्यम से 5 महाबुराइयों का अंत करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाने को कहा गया। ये 5 बुराइयां कमी, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी तथा आलस्य हैं। यह रिपोर्ट सरकार के नागरिकों को पर्याप्त आय, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, पर्याप्त शिक्षा, पर्याप्त आवास तथा पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने की मांग करती है। प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में कौन यह जानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? इसका सही जवाब बनेगा गैलब्रेथ। समकालीन अमेरिकी अर्थशास्त्रवेत्ता जॉन कैनेथ गैलब्रेथ ने अपनी पुस्तक द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट नया औद्योगिक राज्य 1971 के अंतर्गत यह तर्क दिया कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। ग्रेथ वेल्थ ने अपनी पुस्तक कृति द एलिफेंट सोसाइटी के अंतर्गत निजी सुसंपन्नता और सार्वजनिक दरिद्रता के सह अस्तित्व की बात की है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1930 के दशक की आर्थिक मंदी से दुनिया को उबारने में मदद की। वर्ष 1936 में कीन्स की पुस्तक द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित हुई। कीन्स ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में योगदान दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील को लागू किया था। सीबी मैकफरसन स्वायत्तमूलक व्यक्तिवाद के जनक माने जाते हैं। किस राजनीति शास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन व राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषताएं माना है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए एस से स्टार्ट। आई से स्टार्ट ने आधुनिकीकरण की विशेषताएं मानी हैं। सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण, आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 41 है, हस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी नकारात्मक उदारवाद की। हस्तक्षेप की नीति नकारात्मक उदारवाद की विशेषता है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य के किसी भी तरह के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है। नकारात्मक उदारवाद 16वीं से 18वीं सदी के बीच विकसित अवधारणा है। इसके प्रमुख प्रतिपादक विचारक जॉन लॉक, एडम स्मिथ एवं रिकार्डो हैं।
इसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है तथा आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में राज्य की न्यूनतम भूमिका होनी चाहिए। यह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास रखता है, जिसमें संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में संश्लेषण है। लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है, तो इसका संबंध उदारवाद और समाजवाद का है। लोक कल्याणकारी राज्य में उदारवाद से स्वतंत्रता तथा समाजवाद से कल्याण का विचार ग्रहण करके दोनों को इस प्रकार मिश्रित किया है कि यह पुलिस राज्य व संपूर्ण राज्य दोनों का अद्भुत मिश्रण जैसा दिखाई देता है, और यह लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, व्यवसाय आदि की अनिवार्य स्वतंत्रताओं की प्रत्याभूति प्रदान करता है, जबकि दूसरों की ओर यह निर्धनता, अज्ञानता, व्याधि, भूख, आश्रय भाव जैसी सामाजिक आर्थिक बुराइयों को समाप्त करने की नीति अपनाता है। किसने कहा है कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अब्राहम। सॉरी, इसका सही जवाब बनेगा टी.डब्ल्यू. केंट। किसने कहा है कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, टी.डब्ल्यू. केंट। टी.डब्ल्यू. केंट कल्याणकारी राज्य की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वह अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। राज्य का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा है। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड के फेबियन समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। उनका विश्वास लोकतांत्रिक समाज में था तथा वे कल्याणकारी राज्य में भी विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने एक भाषण में लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहा था, सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक हितकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपनी सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। टी.डब्ल्यू. केंट के अनुसार लोक हितकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। डॉक्टर अब्राहम के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। डी.एल. हॉबमैन के अनुसार कल्याणकारी राज्य दो स्थितियों में एक समझौता है, जिसमें एक तरफ साम्यवाद है तथा दूसरी तरफ अनियंत्रित व्यक्तिवाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उदारवाद और समाजवाद का। उदारवाद और समाजवाद दोनों संकल्पनाओं का समावेश कल्याणकारी राज्य में पाया जाता है। उदारवाद की भांति इसमें भी व्यक्ति स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है, साथ ही राज्य की भूमिका को समाज के कमजोर और शोषित वर्ग के लिए सकारात्मक पहल के रूप में विश्लेषित किया गया है। अगला प्रश्न है 46, कल्याणकारी राज्य सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य एक माध्यम है।
कल्याणकारी सिद्धांत राज्य को एक माध्यम मानता है। इसका प्रमुख फल लोगों की अनिवार्य स्वतंत्रताओं के साथ बिना छेड़छाड़ के लोगों को कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना है। लॉर्ड विलियम बेवरीज ने वर्ष 1943 में इटली की लेबर पार्टी की सरकार में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 5 बड़ी बुराइयों जैसे बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी तथा आश्रय भाव के उन्मूलन में राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना की है। प्रश्न नंबर 47 है, लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा, ये प्रश्नवाचक रहा है, तो इसका आगे व्याख्या देखते हैं। कल्याणकारी राज्य वर्तमान समय में बहुत प्रचलित शब्द बन गया है। आज प्रत्येक राज्य अपने आप को कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित करता है। कल्याणकारी राज्य की परिभाषा देते हुए टी.डब्ल्यू. केंट ने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए दूरगामी सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। लोक कल्याण राज्यों के बारे में हॉफमैन ने लिखा है कि कल्याणकारी राज्य साम्यवाद और व्यक्तिवाद के बीच एक समझौता है। इनका विश्वास है कि अपनी अपूर्णताओं के बावजूद कल्याणकारी राज्य हर मानवीय और प्रगतिशील समाज के लिए नमूना पेश करता है। ज्ञातव्य है कि लास्की भी कल्याणकारी राज्य के समर्थक हैं। यहाँ यदि विकल्प कांट के स्थान पर केंट का उल्लेख होता तो विकल्प डी सही उत्तर होता। प्रश्न नंबर 48 है, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है। तो इसका सही जवाब बनेगा उदारवाद और समाजवाद का। प्रश्न नंबर 49 है, लोक कल्याणकारी राज्य अनिवार्य एक संश्लेषण है। जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए उदारवाद तथा समाजवाद का। प्रश्न नंबर 50 है, फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। पूर्व सोवियत संघ के विघटन तथा शीत युद्ध की समाप्ति, जिसमें पश्चिमी उदारवादी विचारधारा तथा सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा के बीच संघर्ष चल रहा था। इसके बाद फ्रांसीसी फुकुयामा ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में यह विचार प्रस्तुत किया कि अब पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई है। अगला चैप्टर है हमारा अराजकतावाद। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। एक बार मेरा उन साथियों से निवेदन है कि जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में सभी साथी अपना सुझाव अवश्य दें और सभी साथी वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में अगर सुझाव आप देते हैं तो उसी अनुसार हम वीडियो बनाते हैं। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट अवश्य करें। कुछ ही दिनों में हमारी भूगोल की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो जो साथी जिनका ग्रुप नागरिक शास्त्र और भूगोल है तो वो चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल की सारी वीडियो हमारे साथ लगातार देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले जो हैं वो 1 घंटे में लगभग 20 से 25 प्रश्न ही करा पाते हैं और हम लोग जो 1 घंटे में लगभग 80 से 100 क्वेश्चन हल करते हैं और PYQ देखते हैं व्याख्या के साथ। तो साथियों हम लोगों के पास समय का बहुत अभाव है, इसलिए लगातार हम अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपना अध्ययन करते रहें। क्योंकि बड़े बड़े जो यूट्यूब चैनल वाले हैं या बड़े बड़े जो ऑनलाइन क्लास वाले हैं वो 1 घंटे में 20 से 25 प्रश्न ही कराते हैं। आइए अराजकतावाद का पहला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के सावयविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? तो इसका सही जवाब बनेगा आदर्शवादियों का। राज्य के सावयविक होने पर आदर्शवादियों का विश्वास था कि आदर्शवाद के
समर्थक कांट, हेगल और बोशांके आदि हैं। निम्नलिखित में से किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीतिक का अध्यात्मीकरण है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोदय। सर्वोदय का उद्देश्य राजनीतिक का अध्यात्मीकरण है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग गांधी जी ने सबसे पहले रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट के हिंदी रूपांतर के शीर्षक के लिए किया था। गांधीवादी का ध्येय एक ऐसी नवीन समाज व्यवस्था का निर्माण करना था कि जो कि सत्य और अहिंसा पर आधारित हो, जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण ना हो, विषमता के स्थान पर समानता, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग और संघर्ष के स्थान पर सद्भावना और प्रेम का साम्राज्य हो। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन अराजकतावादी नहीं था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस अराजकतावादी नहीं थे। सुभाष जी समाजवाद के समर्थक थे, परंतु उन्होंने परंपरावादी मार्क्सवाद को अंगीकार नहीं किया। उनकी हिंदू अध्यात्मवादी दर्शन की तत्वशास्त्रीय धारणाओं में इतनी गहरी आस्था थी कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद उनकी आत्मा को कभी संतोष नहीं दे सका। क्रोपिकन, बकुनिन और गांधी अराजकतावादी थे। क्रोपत्कन, बाकुनिन और गांधी अराजकतावादी थे। अगला प्रश्न है 4, संपत्ति चोरी है किसने कहा था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रूधो। फ्रांसीसी विचारक प्रूधो अराजकतावादी विचारक हैं। इसने अपनी कृति व्हाट इज प्रॉपर्टी में कहा कि संपत्ति चोरी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वह सिद्धांत जिसके अनुसार किसी भी तरह की सरकार अनावश्यक या अवांछनीय है, अराजकतावाद कहलाता है। अराजकतावाद विचारकों का मानना है कि मनुष्य मूलतः विवेकशील, निष्कपट और न्याय परायण प्राणी है। यदि समाज सही ढंग से संगठित हो तो किसी प्रकार के बल प्रयोग की जरूरत नहीं होगी। ऐसी हालत में सरकार निरर्थक हो जाएगी। प्रूधो ने संपत्ति को चोरी माना, यद्यपि साम्यवाद का भी खंडन किया। प्रूधो ने व्यक्ति की स्वाधीनता के अधिकार के समर्थन में तर्क दिया कि व्यक्ति को निजी संपत्ति की एक निश्चित मात्रा आवश्यक है। मनुष्यों को अपने आवास, व्यवसाय, इसके अलावा अपने परिवार के निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात एक निश्चित मात्रा से अधिक संपत्ति रखना चोरी है। अगला प्रश्न है 5, गांधी फांसीवादी अराजकतावादी विचारक थे? तो इसमें सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी भी तरह नहीं। गांधी जी फांसीवादी अराजकतावादी नहीं थे। वे लियो टॉल्स्टॉय की भांति एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। उनकी मान्यता थी कि अहिंसा पर आधारित नवीन सामाजिक व्यवस्था में एक केंद्रीकृत और बाध्यकारी राज्य के लिए कोई स्थान न होगा। गांधी जी की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से राज्य विरोधी थी। फांसीवादी राज्य को सर्वशक्तिशाली बनाना चाहते थे, अतः उपयुक्त प्रश्न का विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नांकित में कौन सा कथन गांधी जी की राजनीति के प्रतिरूप मॉडल का लक्षण नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सत्ता।
गांधी जी सत्ता की राजनीति के विरोधी थे। वे राजनीति को मानवता की सेवा का आधार बनाना चाहते थे। धर्म को राजनीति के साथ मिलाने का गांधी जी का उद्देश्य राजनीति के नैतिक आधार को पुष्ट करना था। वे मैकियावेली राजनीति को मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए घातक मानते हुए राज्य रूपी सत्ता के नियंत्रण के पक्ष में थे। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महान महात्मा गांधी की होम रूल की संकल्पना जिसकी हद स्वराज्य में रूपरेखा दी गई है भाग नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, संसदीय शासन। हिंद स्वराज गांधी जी की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुधारों की व्यापक रूपरेखा का वर्णन किया गया है। संसदीय शासन गांधी जी के लिए आलोच्य विषय था। इस शासन प्रणाली को उन्होंने बोझ और वैश्या तक कह डाला। हिंद स्वराज में इन्होंने संसदीय शासन के स्वरूप की चर्चा नहीं की थी। निम्नलिखित सिद्धांतों में से महात्मा गांधी द्वारा किसका प्रतिपादन नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब बनेगा नायसा का सिद्धांत, पंचायती राज, और विकल्प देखते हैं केंद्रीयकरण का सिद्धांत और अहिंसा का सिद्धांत। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीयकरण का सिद्धांत। न्यायशीलता का सिद्धांत, पंचायती राज और अहिंसा का सिद्धांत गांधी के केंद्रीय विषय थे, जिनका प्रतिपादन समय समय पर वे अपने लेखों के माध्यम से किया था। केंद्रीयकरण के सिद्धांत के स्थान पर उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का समर्थन किया था। ग्राम स्वराज की अवधारणा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका संचालन पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के द्वारा ही संभव है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। उपर्युक्त कथन किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। गांधी जी का मानना था कि मनुष्य को भौतिक वस्तुओं का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना कि उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य हो। इससे सभी को भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। इसी संदर्भ में उनका कथन है कि इस धरती पर इतने संसाधन तो हैं जिनसे सबकी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हो सकें, परंतु इतने संसाधन नहीं है कि जिनसे किसी की लालसा की शक्ति जिसकी जिनसे किसी की लालसा की शांति की जा सके। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गांधी जी पश्चिमी सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहते थे क्योंकि यह उपभोक्तावाद का रास्ता दिखाकर नैतिक पतन की ओर ले जाती है। गांधी ने सर्वोदय तथा न्यायधारिता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिनके अनुसार पूंजीपत उत्पादन के संसाधनों को संपूर्ण समाज की धरोहर मानकर उनका प्रयोग केवल लोक कल्याण के लिए करें, निजी लाभ के लिए नहीं, जिससे सबका उदय सर्वोदय हो सके। प्रश्न नंबर 10 है, अराजकतावाद है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के विरुद्ध। अराजकता वह सिद्धांत है जो मानव समाज की सारी बुराइयों को दूर करने हेतु अराजकता अर्थात राज्य या राज्य शक्ति के अंत का समर्थन करता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अराजकतावादियों के प्रहार का मुख्य लक्ष्य तो राज्य है, परंतु साधारणतया वे किसी भी तरह की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक सत्ता का खंडन करते हैं और मनुष्य के मध्य स्वैच्छिक सहयोग और परस्पर सहायता पर बल देते हैं। वे बल प्रयोग
एवं निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। अराजकतावादी राज्य के अंत का समर्थन करते हैं, किंतु यह कैसे किया जाए एवं उसके बाद कैसी व्यवस्था स्थापित की जाए, इस पर उनके विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जिनमें साम्यवाद, स्वेच्छातंत्रवाद और गांधीवाद आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फांसीवाद। आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है, निम्न में से सही कथन चुनिए। तो इसका सही जवाब बनेगा सर्वसत्तावादी राज्य को। आधुनिक तानाशाही ने दो रूपों को जन्म दिया, जिनमें से फांसीवाद और नाजीवाद प्रमुख है। मुसोलिनी ने लिखा कि राज्य की फासिस्ट संकल्पना में सब कुछ समा जाता है, इसके बाहर किन्हीं किन्हीं मानवीय या अध्यात्म मूलों का अस्तित्व संभव ही नहीं है। सर्वाधिकार के अंतर्गत नागरिकों की समस्त गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण बना रहता है। नाजीवाद के प्रतिपादक एडॉल्फ हिटलर के विचार भी सर्वाधिक सर्वाधिकारवाद को पुष्ट करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। जनलोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार किसने दिया? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, माओ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख माओ जेडोंग ने अपनी प्रमुख रचना ऑन द पीपुल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप में जॉन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार दिया। अगला प्रश्न है सभी कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के विरुद्ध और बाहर कुछ नहीं है, किसने कहा? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मुसोलिनी। फांसीवाद एवं सर्वशक्तिमान राज्य का समर्थन। फांसीवाद एक सर्वशक्तिमान राज्य का समर्थन करता है। राज्य की सत्ता पर असीमित तथा अविभाज्य है। इसी संदर्भ में मुसोलिनी ने कहा, राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ भी नहीं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, राज्य के हित के सामने व्यक्ति का हित गौण है। इसी प्रकार त्रितेस्के ने भी कहा कि दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ये कथन किसका है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, हिटलर का। हिटलर ने कहा था कि अविराम युद्ध से ही मानव जाति की उन्नति हुई है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। सदा के लिए शांति की स्थापना से मानव जाति गर्त में चली जाएगी। एक अन्य स्थान पर हिटलर ने कहा कि युद्ध सदावार तथा विश्वव्यापी है। युद्ध जिंदगी है, हर संघर्ष युद्ध है, हर चीज की उत्पत्ति युद्ध के माध्यम से हुई है। प्रश्न नंबर 5 है आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक थे, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हिटलर। शक्ति की राजनीति का समर्थन करते हुए हिटलर का मानना था कि युद्ध करते करते ही जातियां महान बनती हैं, सर्वकालिक शांति उनका विनाश कर देगी। नाजीवादी का जनक था या थी, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हिटलर। जर्मनी के नेता एडोल्फ हिटलर ने अपनी साम्राज्यवादी, प्रजापतिवादी और लोकतंत्र विरोधी कार्यक्रम के पक्ष में जो तर्क प्रस्तुत किए उन्हें नाजीवादी की संज्ञा दी गई है। नाजीवादी को फांसीवाद का ही एक प्रकार माना जाता है। निम्न में से हिटलर ने किसकी वकालत की है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, नाजीवाद का। प्रश्न नंबर 8 है अस्थायी अधिनायकवाद के स्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण
व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। यह कथन किसका है? तो यह सही जवाब बनेगा के.सी. वियर का। उपरोक्त कथन के.सी. वियर का है। के.सी. वियर अपनी पुस्तक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में चेतावनी देते हुए लिखते हैं कि शासन वर्ग युद्ध या आपात की स्थितियों में स्वेच्छा को अपने हाथों में केंद्रित कर लेते हैं, उसे स्थायी बनाकर अत्याचारपूर्ण व्यवस्था में बदल लेते हैं। इसी संदर्भ में इन्होंने लिखा है कि अस्थायी अधिनायकवाद के स्थायी एवं सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना रहती है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से फांसीवाद की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब बनेगा यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी तरह निष्ठा रखता है। तो ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी फांसीवाद एवं सर्वशक्तिमान राज्य का समर्थन करता है। इसमें जातीय सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है। यह महामानव पूजा विशेष वर्ग में विश्वास करता है। यह महामानव और विशेष वर्ग में विश्वास रखता है। फांसीवाद अंतर्राष्ट्रीय एवं शांति का विरोधी है, अतः यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में निष्ठा नहीं रखता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, फांसीवाद चिंतन की निम्न विशेषताएं हैं। यह विचारधारा का विरोधी है एवं इसका कोई क्रमबद्ध दर्शन नहीं है। यह कार्य प्रधान आंदोलन एवं व्यवहारिक है। यह सर्वाधिकारवादी अवधारणा है एवं राज्य को सर्वोच्च एवं सर्वशक्तिमान संस्था मानती है। यह समाजवाद एवं साम्यवाद विरोधी है। यह तर्क एवं बुद्धि विरोधी है। यह महामानव पूजा तथा विशिष्ट वर्ग में विश्वास करता है। यह लोकतांत्रिक विरोधी है। यह हिंसा एवं युद्ध का समर्थक है। यह उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता विरोधी है। यह क्रांतिकारी विरोधी विचारधारा है। यह क्रांति विरोधी विचारधारा है। यह व्यक्तिवाद एवं उदारवाद विरोधी है। यह अर्थव्यवस्था पर राज्य नियंत्रण का समर्थक है। यह अंतर्राष्ट्रीय एवं शांति का विरोधी है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिकारवादी राज्य में विश्वास करता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, फांसीवाद। फांसीवाद निम्नलिखित में फांसीवाद फांसीवाद निम्नलिखित में किसको महामंडित करता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। ए हिंसा, बी युद्ध और सी नेता। फांसीवाद हिंसा, युद्ध एवं नेता को महामंडित करता है। फांसीवाद निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वहारा की तानाशाही। फांसीवाद साम्यवाद एवं समाजवाद का विरोधी है, अतः यह सर्वहार की तानाशाही का समर्थन नहीं करता है। प्रश्न नंबर 13, फांसीवाद के फासिस्ट शब्द का अर्थ है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन रोम के अधिकारियों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह। फांसीवाद के फ्रांसीसी शब्द का अर्थ प्राचीन रोम के दंडाधीशों की शक्ति के प्रतीक के रूप में डंडों का समूह है। इसके सार्वजनिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसे दंडाधीशों के सेवक उठाकर चलते थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अंग्रेजी के फासिज्म शब्द की उत्पत्ति इतालवी शब्द फांसियो से हुई है, जिसका अर्थ डंडों का गट्ठर जो कुल्हाड़े की मूठ के चारों ओर लाल फीते से बंधा है।
प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के दौरान ये दंड समूह इटली के हित में जीने मरने वाले लोगों के संगठन का सूचक था। फांसियों की स्थापना मुसोलिनी के नेतृत्व में वर्ष 1915 में मिलान शहर में की गई थी। साम्यवाद से लड़ने के लिए इसका पुनर्गठन वर्ष 1919 में किया गया। प्रश्न नंबर 14 है, फांसीवाद का जन्म हुआ था। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इटली में। फांसीवाद का जन्म प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली में हुआ, जब मुसोलिनी के नेतृत्व में वर्ष 1915 में मिलान में पहले फ्रांसीसियों की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 15 है, फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। अंतरराष्ट्रवाद का विरोध किया। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, फांसीवाद ने। फांसीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इटली, मुसोलिनी। फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब बनेगा इटली के मिलान शहर में। प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19, फासिज्म किस भाषा से लिया गया है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लैटिन। अंग्रेजी के फासिज्म शब्द की उत्पत्ति इतालवी शब्द फांसियों से हुई है, जो मूलतः लैटिन भाषा के शब्द फासिस से उद्भूत है। प्रश्न नंबर 20 है, इटली में फांसीवाद का उदय परिणाम था। तो इसका सही जवाब बनेगा प्रथम विश्व युद्ध का। फासिस्ट आंदोलन के प्रारंभिक दौर में मुसोलिनी का ध्येय केवल सत्ता को अपने हाथ में लेना था, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही परिस्थितियों में मुसोलिनी ने अपना दृष्टिकोण बदला और वर्ष 1926 के बाद उसकी सरकार का स्वरूप अधिनायक तंत्रीय हो गया। प्रश्न नंबर 21 है, किसने कहा कि आदमी के लिए युद्ध वही है और औरत के लिए मातृत्व। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मुसोलिनी। फांसीवाद युद्ध को मानवता का विरोधी नहीं बल्कि राज्य की सेहत बनाने वाला व्यायाम मानता है। मुसोलिनी ने कहा कि युद्ध राज्य के लिए वैसा ही है जैसे कि नारी के लिए मातृत्व। शांति का नारा उत्साहहीन, कमजोर और नपुंसक देश देते हैं। युद्ध की आग में तपकर ही शक्तिशाली राष्ट्र सोना बनते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, जैसे मातृत्व महिला के लिए वैसे उसी तरह युद्ध पुरुष के लिए है, यह किसने कहा है। तो ये कहा है, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मुसोलिनी। मेरा प्रोग्राम कार्यक्रम कार है, इस बात नहीं, ये कथन किसका है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मुसोलिनी। फांसीवाद एवं सुनिश्चित एवं स्पष्ट सिद्धांत के रूप में नहीं उभरा, यह एक कार्यक्रम के रूप में सामने आया। मुसोलिनी ने स्वयं कहा कि हम निश्चित सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते। फांसीवाद वास्तविकता पर आधारित है। हम निश्चित तथा वास्तविकता उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य काम करना है, बात करना नहीं। देश काल की परिस्थितियों के अनुसार हम कुलीन तंत्रीय और जनतंत्रीय रूढ़वादियों और प्रगतिवादी, प्रतिक्रियावादी और क्रांतिकारी तथा कानूनी और गैर कानूनी बन सकते हैं। इस प्रकार फांसीवाद का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। प्रश्न नंबर 24 है, जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की।
तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तानाशाही। हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही अर्थात अधिनायक तंत्र की स्थापना की। तानाशाह शब्द का प्रयोग साधारणतः ऐसे संदर्भ में करते हैं जहां कोई व्यक्ति अपने विलक्षण नेतृत्व, लोकप्रियता व अन्य या सैन्य संगठन की निष्ठा के बल पर संवैधानिक व्यवस्था को धराशायी करके पूर्ण सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना गया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मीन कैम्फ। जर्मनी में नाजियों द्वारा हिटलर की पुस्तक मीन कैम्फ अर्थात मेरा संघर्ष को बाइबल माना गया था। यह पुस्तक हिटलर की आत्मकथा के साथ साथ उसकी राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के बारे में उसकी योजनाओं का वर्णन है। जर्मनी के लैंड्सबर्ग जेल में बंद हिटलर ने 1923 में बोलना शुरू किया, जिसे हिटलर का सहायक रूडोल्फ हेंस लिखता गया। इस पुस्तक का संपादन रूडोल्फ हेंस ने ही किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि यह वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, एल्फ्रेडो रोक्को। अल्फ्रेडो रोक्को ने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। रोक्को इटली में लंबे समय तक राष्ट्रवादियों का नेता था। वह इटली में नए गठबंधन सरकार में न्याय मंत्री था। उपरोक्त परिभाषा को उसने 1925 में चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के सक्षम भाषण देते हुए कहा था कि समाजवाद का राष्ट्रीय वर्जन प्रत्येक लोगों में खुशी लाएगा। प्रश्न नंबर 27 है। फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अभिजात वर्ग। फांसीवाद समानता विरोधी और विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत तथा नेतृत्व पूजा में विश्वास रखते हैं। इनके अनुसार फ्रांस के पश्चात लोकतंत्रवाद आया, पर वह वास्तविक रूप से जनता के शासन की स्थापना न कर सका। इसके अनुसार लोकतंत्र में शक्ति कुछ चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। इसलिए ये लोकतंत्र को भ्रष्ट, काल्पनिक तथा अव्यवहारिक शासन व्यवस्था मानते हैं। फांसीवादी के प्रमुख सिद्धांत विचारधारा का अभाव, बुद्धिवाद के खिलाफ, अंध राष्ट्रवाद, युद्ध प्रेम, सर्वशक्तिमान राज्य, विशिष्ट वर्ग में विश्वास, हिंसा को महत्व, समाजवाद, साम्यवाद तथा लोकतंत्र विरोधी। प्रश्न नंबर 28 है। फांसीवाद ने राज्य को माना है, तो इसका सही जवाब बनेगा व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति। फांसीवाद ने राज्य को व्यक्तियों पर निरंकुश शक्ति माना है। इसके अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान तथा निरंकुश है। इसकी मान्यता है कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर तथा राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है। यह उदारवाद एवं लोकतंत्र का घोर विरोधी है। यह निगमित राज्य में विश्वास करता है। यह मानव को राज्य पर कुर्बान कर देता है तथा मानव अधिकारों को मान्यता नहीं देता। इसके अनुसार राज्य का साध्य तथा नागरिक साधन है। साथियों, जो चैनल पर हमारे बने हैं उनके लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।